नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता। इस कविता को पढ़ें इससे पहले हम कवि परिचय की ओर चलते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद को हम समझें तो ये हम काल विभाजन की ओर चलें तो हम ध्यान करते हैं आरंभिक जो समय है उसे हमने आदिकाल कह के पुकारा। इसके बाद में भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल। ये सामान्य तौर पे हम काल विभाजन पढ़ते आए हैं, लेकिन इस काल विभाजन को सामान्य तौर पे हमने जो पढ़ा इसके बाद में हम ध्यान करें तो 1850 से आधुनिक काल का आगमन माना जाता है। लेकिन इस काल विभाजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम तो ये जो हैं ये हमने सब पढ़ लिए हैं। इनके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल का भी काल विभाजन अलग तरह से किया गया है। तो 1850 से जो काल समय है 1850 से 1900 तक का जो समय है इसको भारतेंदु काल कहते हैं। और 1900 से 1918 तक का जो समय है ये द्विवेदी काल कहलाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी काल कहलाता है। इसके बाद में जो हम देखें तो 1918 से 1936 तक का जो समय है इसे हम छायावाद कहते हैं। और 1936 से 1943 1936 से 1943 तक का जो समय है इसे नाम दिया गया प्रगतिवाद। और 1943 के बाद का जो समय है उसे हम नाम देते हैं प्रयोगवाद। यहां पर हम केवल इतनी बात ध्यान करें कि शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो 1911 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1993 में हुई है। और ये मुख्य रूप से प्रगतिवादी लेखक माने गए हैं। प्रगतिवाद जो है छायावाद और प्रयोगवाद का बीच का मध्य का काल है। तो छायावाद का प्रभाव भी दिखाई देता है और प्रयोगवाद का प्रभाव भी इस काल पर दिखाई देता है। इस कालखंड में दोनों ही बातें एक साथ में दिखाई देती है। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवाद और छायावाद के जो कवि हैं इनमें हम देखें तो इनको बिंब धर्मी कवि के रूप में मुख्य पहचान मिली हुई है। यहां पर मैं बात ध्यान करूं बिंब धर्मी कवि। बिंब धर्मी कवि ये महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह बिंब धर्मी कवि है। अब हम यहां पर ध्यान करें बिंब धर्मिता क्या है या बिंब क्या होते हैं। तो काव्य में ऐसा वर्णन, काव्य का ऐसा वर्णन जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से
अनुभूत कर सकें, अनुभव कर सकें, ऐसा जो वर्णन होता है उसे हम बिंब कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सूर्य उदित होना। अब सूर्य उदित होते हुए को हम आसानी से देख सकते हैं, अपनी जो नेत्र जो हैं उनसे हम उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह बिंब है। तो जो अपनी हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो जो अनुभव किए जाते हैं उनको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, आंखों से महसूस कर सकते हैं, तो वो दृश्य बिंब कहलाएगा। आंखों से देख सकते हैं तो दृश्य बिंब, कानों से हम सुन सकते हैं तो श्रव्य बिंब, ठीक है ना। और जिनको हम अपनी त्वचा आदि से महसूस कर सकें, स्पर्श के माध्यम से महसूस कर सकें, तो वह स्पर्श बिंब। इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम इन इंद्रियों के माध्यम से जिस जिस प्रकार से अनुभव करते हैं उसी प्रकार से उनका नाम भी होता है, ठीक है। जैसे सुन रहे हैं तो श्रव्य बिंब, ठीक है। ये इस प्रकार के जो इंद्रियां हैं हमारी, उन इंद्रियों के आधार पर ही वो बिंब कहलाते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो भी वर्णन किया है उनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। जो भी वर्णन हमें दिखाई देता है वो हम अपनी इंद्रियों से अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए शमशेर बहादुर सिंह को बिंबधर्मी कवि कहा गया है। इसके बाद में एक और विशेष बात हम ध्यान करें तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविताएं हैं उनमें एक अलग तरह का प्रयोग दिखाई देता है जो उन्हें प्रयोगधर्मी कवि भी बना देता है। मैंने जैसे बताया प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन दोनों। तो किस प्रकार का प्रयोग दिखाई देता है इन कविताओं में? जैसे ये हम देख रहे हैं, अभी गीला पड़ा है, ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा करके, कोष्टक लगा करके जो बात लिखी जाती है वो वहां पर बोलने की या कहने की आवश्यकता नहीं होती, केवल वो समझाने के लिए होती है। पाठक श्रोता उसको आसानी से समझ सके, इसके लिए कुछ बात को हम क्या करते हैं, कोष्टक के माध्यम से बीच में लिख देते हैं। तो हमने देखा है बहुत से जब गद्य भाग हम पढ़ते हैं तो गद्य भाग में किसी चीज को, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम उसको स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में कुछ चीज लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है वो बोलने की या कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में प्रयोग होता है। पाठक और श्रोता उसको आसानी से समझ सकता है ब्रैकेट में लिखी गई बात को। तो यहाँ पर भी कवि ने बहुत जगह, इस कविता में तो मान लो एक जगह दिखाई देता है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने इस तरह के प्रयोग करके किसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है वो छंद मुक्त कविता है। मैं यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर दूं, ये पहले भी मैंने एक अपने क्लास में स्पष्ट किया है, छंद मुक्त क्या होता है। कुछ कविताएं छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार लिखी जाती हैं जिनमें निश्चित होता है कि इतनी मात्राएं, इतने वर्ण या इतने अक्षर होंगे। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह के कोई नियमों का बंधन नहीं होता है, केवल भाव की प्रधानता होती है, तो उसे हम छंद मुक्त रचना कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लाइन देखो इतनी लंबी आ रही है और एक लाइन छोटी आ गई, फिर देखो एक लाइन इस तरह की आ रही है, उतनी लंबी भी नहीं, इतनी लंबी भी नहीं, इतनी अलग अलग। तो इस तरह की जो लाइन जो दिखाई जाती है ये इस छंद मुक्तता के नियम, छंद मुक्तता के भाव को प्रदर्शित करती है कि ये रचना है, ये छंद मुक्त है। हम ये ध्यान करें रीति काल तक
जो भी रचनाएं लिखी जाती थी उनको कहीं ना कहीं छंदों के नियमों आदि से बांधा जाता था, बंधन होता था। लेकिन आधुनिक काल में आते आते कवि जो है इस बंधन से मुक्त होकर के छंद मुक्त रचनाएं करने लगे। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है तो उसके लिए छंदों का बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके भावों को समझने की आवश्यकता है। और ये जो है प्रचलन जो हम यूँ कह सकते हैं छायावाद से प्रारंभ होता है, छायावाद से हमें इस तरह का बंधन दिखाई देता है। तो शमशेर बहादुर छंद मुक्त रचना कर रहे हैं। बिंब धर्मी कवि, जो विशेषता ध्यान में, छंद मुक्त, बिंब धर्मी, ठीक है ना, प्रयोगवादी, प्रगतिशील, और साथ में हम देखें तो प्रकृति का जो वर्णन जो दिखाई देता है इससे हम छायावादी भी कह सकते हैं। प्रकृति का वर्णन जो इनके काव्य में दिखाई देता है उससे हम इन्हें छायावादी कवि की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में शमशेर बहादुर की एक कविता ली गई है जिसे नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया उषा। इस शीर्षक को हम समझें तो उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, भोर का समय जो होता है, उस भोर के समय में जो पल पल परिवर्तन जो दिखाई देता है, उस परिवर्तन का वर्णन कवि शमशेर बहादुर ने किया है। और इसे प्रगति की संज्ञा हम कह सकते हैं, प्रगतिवाद कह सकते हैं। कैसे कि पहले इस तरह का था, उसके बाद में ऐसा हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ। ये जो क्रम जो बढ़ रहा है, ये जो पहले बिल्कुल अंधेरा, उसके बाद में कुछ रोशनी, फिर उजाला, ये जो है एक बढ़ते क्रम में जो हम इसको देख रहे हैं, ये वास्तव में प्रगति का सूचक है और ये प्रगतिवाद की कविता है। लेकिन प्रकृति का वर्णन है, इसलिए इसको छायावादी की श्रेणी में भी विशेष तौर से हम देख सकते हैं। तो फिर हम इसको ध्यान करें तो उषा का जो सब मतलब है वो है प्रातः काल से है। और कवि इस कविता का आरंभ कर रहा है बिल्कुल जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वहाँ से इसको प्रारंभ कर रहा है और सूर्य उदय होने तक का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ से हम देखें तो ब्रह्म मुहूर्त से लगा करके सूर्योदय तक का जो वर्णन जो है उसको अलग अलग बिंबों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए कविता की प्रारंभ पंक्तियाँ, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातः जल्दी के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय, नभ था बहुत नीला, आसमान बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, शंख जैसे। यहां पर एक बात और ध्यान करें, नीला भी बताया और शंख जैसा बताया है। अब शंख जैसा बताने के पीछे कारण क्या है? शंख जो है क्या वो नीला है? नहीं, लेकिन शंख तो सफेद दिखाई देता हमें और ये नीले बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीला शब्द जो है, नीला आसमान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से शंख जल में रखा हुआ है और वो बिल्कुल पवित्रता का द्योतक है, पवित्र पवित्र जो है, ये पवित्र जो शंख है इसको हम शुद्ध, पवित्र, ये जो उपमाएं यहाँ पर ली गई है। तो प्रातः शंख नीले से मतलब आसमान नीले से है, लेकिन शंख जैसा बताना शुद्धता और पवित्रता, इन दोनों का यहाँ पर द्योतक इसको बताया है। तो आसमान बिल्कुल साफ स्पष्ट नीला दिखाई दे रहा है और वो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, शंख के जैसे। इसलिए शंख से यहाँ पर तुलना की गई है। भोर का नभ कैसा लग रहा है? राख से लिपा हुआ चौक, बिल्कुल
जो आसमान जो है वो राख से लिपे। अब यहां पर देखिए राख का जो रंग है वो भी नीला है, और ऐसा लगता है जैसे आसमान पर किसी राख का लेप किया गया है। यहाँ पर राख की से लिपा हुआ चौका बताया। चौका यहाँ पर मैं फिर से एक बात बता दूँ, जैसे आसमान को एक चौक बताया है जिसे राख से लेपन किया गया, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। प्राचीन समय में, पुराने समय में इस तरह की प्रथा रही है कि घरों में औरतें प्रातःकाल उठ करके चौक में लेप किया करती थी। उसमें गोबर, पीली मिट्टी और कुछ पवित्रता के लिए राख उसमें मिलाई जाती थी। ये जो राख, लेकिन यहां पर तो कवि ने क्या कहा है, पूरा राख से लेप किया गया है। आसमान जो है वो चौक है। आसमान क्या है, जैसे कोई चौक है जिस यहाँ पर उपमा की अपन छटा देख सकते हैं, चौक की तुलना की गई है। आसमान है, चौक है जिसके ऊपर राख से लेप किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक पंक्ति जो है वो ब्रैकेट में दे दी है, अभी गीला पड़ा है। लेकिन जब आंगन में जब लेप किया जाता है तो कुछ समय के लिए गीला रहता है, नमी उसमें रहती है, तो आसमान की नमी से यहाँ पर उसको गीला पड़ा हुआ बताया है। आसमान में लेप किया हो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वह कैसा लग रहा है, जैसे वो अभी उस पर लेप अभी किया गया है, जिसके कारण वो अभी क्या है, नमी लिए हुए है। आसमान की नमी का जो वर्णन है उसने चौक के गीले पड़े होने से किया है। तो पहले तो उसको शंख के जैसा बताया, साफ, स्वच्छ, पवित्र, बिल्कुल आसमान साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में उसमें नमी, हम ये देखते हैं कि वातावरण में प्रातः समय में, भोर के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण में एक नमी सी दिखाई देती है। इस कारण से हम देखते हैं कहीं भी बाग बगीचे में जाते हैं और जब उसमें धूप पर, घास पर जब अपन चलते हैं तो वहाँ पर ओस की बूंदें हमारे पैरों पर दिखाई देती है, गीले हो जाते पैर। अब कहते हैं कि भाई उनके ऊपर पानी किसने छिड़का, बल्कि वो वातावरण की नमी होती है। तो यहाँ पर उस वातावरण की नमी का वर्णन, आसमान है वो ऐसा लग रहा है जैसे राख से लेप किया गया है और वह अभी गीला पड़ा है। उसके बाद में धीरे धीरे हम देखें तो आसमान में कुछ जगह लालिमा दिखाई देती है। इस तरह से कुछ जगह हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगती है, और उसका वर्णन किससे किया है कि आसमान, अब देखो काला हुआ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आसमान को काली शिला की तरह बताया है, पत्थर के, काले पत्थर की शिला बताया है, पत्थर, काला पत्थर बताया है, जिसके ऊपर लाल केसर रगड़ी गई हो। केसर जो होती है, केसर को हम जब किसी पत्थर पे रगड़ते हैं, कवि की कल्पना देखिए और कल्पना की गहराइयों तक जाकर के हम उसको बिंबों को महसूस करें, दृश्य बिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लाल केसर जब किसी भी पत्थर पे रगड़ी जाती है, चाहे वो कैसा भी पत्थर क्यों ना हो, उस पत्थर को साफ करने के बाद में भी उसके कुछ न कुछ लालिमा अवश्य दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कि घरों में औरतें जो है चटनी रगड़ने के लिए जो पत्थर काम में लेती है, उस पत्थर पे बार बार चटनी रगड़ने से वो पत्थर लालिमा लिए रहता है, चाहे कितनी भी उसको साफ कर दी जाए फिर भी वो कहीं ना कहीं उसमें लालिमा दिखाई देती है। वैसे ही ये जो है आसमान है वो काला पत्थर है जिसके ऊपर केसर रगड़ी गई है, और केसर रगड़ने से क्या हो गया, उसको धो तो दिया गया है लेकिन फिर भी क्या है, वो लालिमा लिए हुए हैं। केसर की लालिमा कहीं न कुछ जगह दिखाई देती है, जैसे मैंने बताया ना, आसमान में कुछ जगह इस तरह से स्पॉट टाइप में लालिमा दिखाई देती है, सब जगह नहीं है, कुछ जगह। अब देखिए आगे का बिंब हम और ध्यान करें। स्लेट पर या लाल खड़िया छांक मल दी हो किसी ने, और या फिर वो कैसा लगता है, काले पत्थर की शिला जैसा लग रहा है, या फिर कैसा लगता है जैसे वो काली स्लेट है। स्लेट हम सब जानते हैं, बच्चे जिससे लिखते हैं, मेरे हाथ में देखो खड़िया चौंक है, ये तो स्लेट है। आसमान कैसा है, काली स्लेट है,
जिसके ऊपर किसी ने लाल खड़िया चांक मल दी हो, रगड़ दी गई हो, लाल चांक रगड़ दी हो किसी ने। ये देखो यहाँ पर भी लाल चांक में यहाँ पे जो लाल चांक से हमने लिखा है, और बल्कि वहाँ पर तो आसमान में क्या है, लाइन से तो है नहीं, असेंडिंग तो है नहीं, बल्कि कुछ कुछ जगह इस तरह से लाल स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी बालक ने, शरारती बालक ने उस स्लेट पर क्या किया है, लाल चांक है वो रगड़ दी हो। अब देखिए सूर्य उदित हो रहा है, और सूर्य उदित होने से पहले सूर्य की कुछ किरणें हमें झिलमिल करती हुई सी दिखाई देती है। सूर्य की कुछ किरणें धरती पर आती है, और वो सूर्य की किरणें जब पानी पर गिरती हैं, पेड़ पौधों के बीच से वो किरणें जब पानी पर गिरती हैं तो वह झिलमिल करती हुई दिखाई देती है। नील जल में, नीला समुद्र का जल है, नदी का जल है, नीला जल है, और उस पर सूर्य की जब किरणें गिरती है तो वह झिलमिल करती हुई सी दिखाई देती हैं, और ऐसे लगता है जैसे कोई नायिका है जिसने झीने वस्त्र धारण कर रखे हैं, और उन झीने वस्त्रों के अंदर से उसका झिलमिल करता हुआ गोरा बदन, उसका शरीर जो है, चेहरा है, वो हमें हिलता हुआ सा दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य की गिरती हुई किरणें हमें झिलमिल करती हुई सी नजर आती है। ठीक है, तो पहला वर्णन हमने जो ध्यान किया, बिल्कुल आसमान जब साफ है, नीला है उस समय का। बाद में वातावरण में कुछ ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ नमी दिखाई दी, उसका वर्णन। उसके बाद में हल्की सूर्य उदय होने से पहले हल्की हल्की लालिमा जो आसमान पर दिखाई देती है, वो वर्णन किया गया। इसके बाद में सूर्य की कुछ किरणें जब धरती पर गिरती है, उन किरणों का वर्णन किसी नायिका के गोरे मुखड़े से झिलमिल करते हुए बताया है। और उसके बाद में सूर्य की किरणें जो है वो धरती पर स्पष्ट रूप से आ जाती है, और सूर्य उदय हो जाता है। तो कवि कह रहा है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय होने के साथ में ही, सूर्य उदय होने के साथ में ही ये सारा जो जादू है, ये जादू कैसा, कभी ऐसा दिखाई दे रहा है, 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 और ये सूर्य उदय होने के साथ में ही ये सारा जादू है ये टूट जाता है, और अब सूर्य उदय हो गया। अर्थात सूर्य उदय, सूर्य जो है वो जादूगर है जो इस सारे जादू को तोड़ देता है, या सूर्य के प्रभाव के कारण ही हमें प्रकृति में सारा जादू दिखाई दे रहा था। या हम यूँ कह सकते हैं कि कवि शमशेर बहादुर ने अपनी बिंब धर्मिता के माध्यम से प्रकृति का बड़ा सुंदर बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर को मुख्य बातें जो उभर के सामने आई, शमशेर बहादुर बिंब धर्मी कवि हैं, जिन्होंने दृश्य बिंबों के माध्यम से, इस कविता में हम देखें तो इस कविता में दृश्य बिंबों को ही दर्शाया गया है, जिनको हम अपनी आँखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शमशेर बहादुर पल पल परिवर्तित होते हुए, यहाँ से सूर्य उदय होने से पहले से लगा करके सूर्य उदय होने तक की जो यात्रा का जो वर्णन किया है, प्रकृति की यात्रा का वर्णन किया है, ये प्रगतिवाद को दर्शाता है। अंधेरे से उजाले की ओर आना, ये प्रगति को दर्शाता है। शमशेर बहादुर प्रयोग धर्मी कवि, अलग अलग प्रयोग के माध्यम से, ये इस तरह के प्रयोग के माध्यम से अपनी प्रयोगवादिता को भी, प्रयोग धर्मिता को भी दर्शा रहे हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।